अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम द एयर अराउंड अस का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जो एयर है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स कैसे है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया। आज हम थर्ड वीडियो में इसके कंपोजिशन डिस्कस करेंगे कि जो ये एयर है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कौन कौन से गैसेस होते हैं और कौन से गैसेस कितने परसेंट होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, जो ये एयर है इसमें 78% कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और जो 20% है वो ऑक्सीजन गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और उसके साथ कुछ और गैसेस भी है, वो है 0.3%, यानी बहुत कम परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो इनर्ट गैसेस है जिसमें ज़्यादा आर्गन होता है वो है 0.97%, यानी कि जितने भी गैसेस है उसमें 0.97% आर्गन का है। और वाटर वेपर जो है वो इस एयर में कितना है, 1%। यानी कि अगर हम 100% लेंगे, 100% में ज़्यादा गैस जो है एयर में वो कौन सा है, नाइट्रोजन। या आप याद रखेंगे नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, वो है 20%। और जो बाकी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर है, वो बहुत कम परसेंटेज में अर्थ पे इस एयर में होता है। अब हम पहले बात करेंगे कि ये नाइट्रोजन गैस जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस तरह इम्पोर्टेंट है। जो नाइट्रोजन होता है सबसे पहले क्या होता है, जो अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन किस तरह जो एनवायरनमेंट में होता है वो पहले एटमॉस्फेयर में होता है, फिर प्लांट्स इसको कैसे यूज़ करते हैं, फिर एनिमल्स तक ये नाइट्रोजन कैसे पहुंचता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये नाइट्रोजन जो है, सबसे पहले जो सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एंड इन द रूट्स ऑफ सर्टन प्लांट्स कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। कहते हैं जो सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन तो एयर में प्रेजेंट होता है ना, लेकिन कहते हैं कि बैक्टीरियाज कुछ होते हैं जो इन सॉइल पे होता है और वो कुछ रूट्स के प्लांट्स में होता है, जैसे लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे होते हैं उन प्लांट्स के रूट्स में होता है, जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करता है दूसरे फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर सके। और कभी कभी क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो उस लाइटनिंग के टाइम पे भी क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है वो चेंज हो जाता है इनटू दूसरे फॉर्म में ताकि उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब देखिए, अब प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, लाइटनिंग की वजह से या कुछ बैक्टीरिया जो लिग्यूमिनस प्लांट्स में थे उन्होंने इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया दूसरे फॉर्म में ताकि जो प्लांट्स है वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। फिर जो ये नाइट्रोजन है ये इन प्लांट्स में चला जाता है। उसके बाद इन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, जैसे यहाँ पे ये बकरा रखा हुआ है, ये खाते हैं इसको। और क्या होता है कि ये नाइट्रोजन है ये इन एनिमल्स तक पहुंचता है। अब क्या होता है, फिर जब ये प्लांट्स मर जाते हैं तो ये एनिमल्स मर जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन है जो इन प्लांट्स में था तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स में था, ये डिके हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं और नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। और जो प्लांट्स होता है उनको किस लिए नाइट्रोजन ज़रूरत होता है, उनकी ग्रोथ के लिए। वो लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं ले सकते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको दूसरे कंपाउंड्स में चेंज करता है कौन, एक तो लाइटनिंग के हेल्प से वो चेंज होता है और कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट्स में होते हैं। और जो ये प्लांट्स होते हैं ये इनको कौन खाता है, एनिमल्स। फिर एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं ज़मीन में, इनको जब गाड़ते हैं तो वहाँ से ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है, तो एयर में आ जाता है। तो याद रखना है 78% जो है इस एयर का वो क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरा इसका
ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह जो एयर में होता है वो किस तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये नहीं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट्स बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इस खाने को वो की शक्ल में ना ग्लूकोज की फॉर्म में, और उस खाने को बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है और सनलाइट होनी चाहिए। ये हमने पिछले में भी डिस्कस किया। एक तो लीव्स होने चाहिए, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, उसके बाद जब इस पे सनलाइट पड़ती है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अवेलेबल होता है तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं जो प्लांट इस्तेमाल करता है और फिर बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लांट से हासिल करते हैं। यानी कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और वापस क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन, जो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और वो वाले प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हुआ होगा। जिस तरह हमने पढ़ा वाटर एनिमल्स जो है वो कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व हुआ होगा। तो इसके बाद है, अब हमने एयर में पढ़ा नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस, फिर पढ़ा हमने कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे इस एयर में और एक चीज़ होता है, और एक गैस होता है जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर क्या होता है, जो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कि ह्यूमिडिटी हम किसको कहते हैं, कि कितना पानी हवा में होगा। ये वाटर वेपर है जिसको हम भाप कहते हैं, भाप की शक्ल में होता है, गैस की शक्ल में होता है। ये क्या होता है, ये पानी में ये एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बरकरार रखता है। अगर ये वाटर वेपर्स नहीं होते इस एयर में तो क्या होता, जो प्लांट्स होते उनके लीव्स जो होते वो ड्राई हो जाते और एनिमल्स को डिहाइड्रेशन हो जाती, यानी कि उनके जिस्म से सारा पानी निकल जाता, प्लांट्स के जिस्म से सारा पानी निकल जाता। तो जो ये वाटर वेपर का होना एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। अगर टेम्परेचर भी थोड़ा ही होगा लेकिन अगर इसमें वाटर वेपर की कंसंट्रेशन या इसकी तादाद ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। जैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उन दिनों वाटर वेपर कुछ ज़्यादा ही एटमॉस्फेयर में अवेलेबल था, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर्स हीट को अर्थ पे रिटेन करते थे। और इसके बाद है, अब ऑक्सीजन की कैसे ज़रूरत है, ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है एयर में, ऑक्सीजन गैस की। देखिए ऑक्सीजन गैस 3 चीज़ों में इस्तेमाल होता है, कंबशन में, रेस्पायरेशन में और रस्टिंग में। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो जाती है एयर में और वहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इन एयर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। यानी कि ये कि लकड़ियाँ जलाने में हेल्प करता है, गैस जलाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, किस में, हीट एंड लाइट में। जैसे हम गैस पे पकाते हैं, लाइट भी उसको आ जाती है और गर्मी भी आती है जिसकी वजह से चीज़ें पकती है। या अगर हम दान पे पकाएंगे, चूल्हे पे पकाएंगे, वहाँ पे भी कंबस्शन ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन की वजह से ही आग जलती है। इसके बाद रेस्पायरेशन होता है, ये एक फॉर्म ऑफ कंबशन होता है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो फूड के साथ मिलके रिलीज करता है क्या, एनर्जी। ये यूजुअली हमारी सेल्स में होता है एनिमल्स की, जब हम खाते पीते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, जो ये खाना पीना है ये हमारी सेल्स तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ये खाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन होगा, खाना होगा, ये खाना ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है, ग्लूकोज निकलता है जो हमारी सेल्स इस्तेमाल करती है और हम कुछ ना कुछ काम
करते रहते हैं, हम खाते हैं, हम दौड़ते हैं, हम क्यारी में काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम दौड़ भाग करते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है। द करोजन ऑफ एयर व्हेन एक्सपोज्ड, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। रस्टिंग क्या होता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। जैसे हम आयरन पे देखते हैं, कभी ये होता है, हमारी ग्रिल्स बनी होती है, उन पे जब पानी पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है और वहाँ पे इसको जंग लग जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन साइकिल भी दिखाया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब ऑक्सीजन कंबशन होता है किसी भी चीज़ का, वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी चीज़ जलती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ ये फोटोसिंथेसिस जब इनमें होती है तो ये वहाँ से क्या रिलीज़ करता है, ये ऑक्सीजन ही वापस ज़रूरत आता है कंबशन में। और ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स और बाकी एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये यूज़ करते हैं, अपने जो रेस्पायरेशन में यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये जो ये ऑर्गेनिजम्स है ये मर जाते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल वापस आ जाता है इनसे, जो ये डिकम्पोज हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन का साइकिल बनता है। जिस तरह हमने पिछली बार वाटर साइकिल पढ़ा, अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा, अब हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा। यानी कि अल्लाह ताला ने ये गैसेस जो है ये अवेलेबल रखे इस कंसंट्रेशन में अर्थ पे, और ये गैसेस बराबर इस कंसंट्रेशन में फिर रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम प्लांट्स को ज़्यादा काटेंगे या ज़्यादा हम व्हीकल्स का यूज़ करेंगे तो इनकी मिकदार बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अर्थ पे ज़्यादा बढ़ सकती है, ऑक्सीजन की घट सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस, एक पोल्यूशन हो जाता है अर्थ पे। इसीलिए हमें क्या है, हमें इन गैसेस को जो एयर में प्रेजेंट होते हैं इनकी मिकदार बराबर रखने के लिए हमें हर एक चीज़ का जुडिशियस यूज़ करना है। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।